प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है जी। मैं डॉक्टर बी.के. अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं जो है ना। आज हम MOR पार्ट 9 यानी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट 9 के अंतर्गत कार्ब एनाइंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो है कार्बोकैटाइंस या जो कार्बन के ऊपर धनावेश होता है उसके बारे में बताया था जो है वो किस तरीके से बनता है, कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका स्थायित्व जो है किस किस आधार पर जो है हम समझा सकते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में जो है आपको बताया था। आज के लेक्चर में हम कार्ब एनाइंस क्या होते हैं जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी यदि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तब तो वो कहलाता है कार्बोकैटाइंस या कार्बोनियम आइंस, और यदि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कहलाता है कार्ब एनाइन, यानी वो एक एनाइन की तरह बिहेवियर करता है। तो वह मध्यवर्ती स्पीशीज जिसमें कार्बन पर ऋणावेश हो कार्ब एनाइन कहलाता है। यह नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है तथा लुईस क्षार, इसको लुईस क्षार भी कहते हैं जी। अब लेते हैं हम कार्ब एनाइन की संरचना क्या होती है। कार्ब एनाइन के कार्बन परमाणु का में जो संकरण होता है वो कैसा होता है, sp3 संकरण होता है, जिसमें 3 sp3 संकरित कक्षक तथा एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यानी इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि ये जो है स्क्वायर पिरामिडल यानी पिरामिडल संरचना जो है की तरह होती है जो है। इनके बीच में का जो बंद कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 3 कार्बन जो है हमारे इधर एक साइड होते हैं और दूसरी साइड जो है हमारे जो है दो लोन पेयर जो है, यानी एक लोन पेयर होता है जो है। ये जो कार्ब एनाइन है वो ऋणावेश के आधार पर जो है इनको हम 3 प्रकार के होते हैं। जिस तरीके से 3 प्रकार के कार्बोकैटाइंस होते थे उसी प्रकार से 3 प्रकार के जो है कार्बोकैटाइंस होते हैं। यानी किस कार्बन परमाणु पर जो ऋणायन उपस्थित हो रहा है उसके आधार पर जो है कार्ब एनाइन को हम 3 भागों में यानी 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक कार्ब एनाइन, द्वितीयक कार्ब एनाइन और तृतीयक कार्ब एनाइन। प्राथमिक में जो क्या होता है कि जो ऋणावेश होता है वो प्राथमिक कार्बोकैटाइंस के ऊपर पाया जाता है जो है, जबकि सेकेंडरी में जो है क्या होता है कि वो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर जो है ऋणावेश पाया जाता है, और टर्शरी में जो है 3 डिग्री जो कार्बन होता है उसके ऊपर जो है ऋणावेश पाया जाता है। अब हम देते हैं इनके जो स्थायित्व है वो किसके आधार पर जो है हम इसके स्थायित्व को समझा सकते हैं। यानी 2 प्रभाव हैं जो है जिसके आधार पर हम इसके स्थायित्व को समझा सकते हैं जो है। एक तो है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव, और दूसरा है रेजोनेंस के आधार पर जो हम इसके स्थायित्व को समझा सकते हैं। यानी जब +I प्रभाव वाला समूह कार्ब एनाइन से जुड़ा होता है तो कार्ब एनाइन के कार्बन पर ऋणावेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जो है। फलस्वरूप जो है जो कार्ब एनाइन का स्थायित्व है वो क्या होगा, कम हो जाएगा जो है। यानी ये बिल्कुल विपरीत है जो है किसके, कार्बोकैटाइंस के। कार्बोकैटाइंस में क्या था कि +I प्रभाव वाला यदि कोई समूह उपस्थित है तो उससे उसका स्थायित्व बढ़ रहा था। इसमें स्थायित्व जो है क्या होगा,
उल्टा कम होगा, तो जिसके कारण से जो है कार्बोकैटाइन तो जो है स्थायी होगा, लेकिन ये कार्बो एनाइन जो है वो अस्थायी हो जाता है। तो ये मेथिल कार्बोकैटाइंस है, यही कारण है कि इसमें जो मेथिल कार्बोकैटाइंस है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, प्राथमिक उससे कम, सेकेंडरी उससे कम, और टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटाइन जो है वो उससे भी कम स्थायी होता है। यानी इस यहाँ रिवर्स है। वहाँ तो क्या था कि जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन कार्बोनियम आयन था वो सबसे ज़्यादा स्थायी था। यहाँ जो है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन जो है कार्बोकैटाइन वो सबसे अस्थायी है। तो यहाँ पर जो है ये टर्शरी ब्यूटाइल ये सबसे स्थायी है, और ये मिथाइल वाला ये सबसे स्थायी है। यानी इसका उल्टा रिवर्स होता है जो है किसके, कार्बोकैटाइंस के। जो है दूसरा है रेजोनेंस प्रभाव, यानी जो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोनाइंस है उनके स्थायित्व को जो है, जो कार्बोकैटाइंस है उनके स्थायित्व को हम इसके अनुनाद के द्वारा समझ सकते हैं। किस प्रकार से, यदि एलाइलिक है तो एलाइलिक के ऊपर क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर ट्रांसफर होगा और ये जो है बॉन्ड इधर की तरफ चला जाएगा। यानी इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों के बीच में, पहले और दूसरे के बीच में, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स आ जाएगा। इस तरीके से जो है ना, तो ये जो है जो नेगेटिव चार्ज 1 नंबर कार्बन पर था वो 3 नंबर कार्बन पर जो है अब यहाँ पे दूसरी संरचना में आ जाता है जो है। तो दो अनुनादी संरचनाएं जो है बन जाती हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एक से अधिक कार्बन पर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण से जो एनाइन है उसमें स्थायित्व बढ़ जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बेंजाइल लें तो बेंजाइल में क्या होता है जो है C6H5CH2 C6H5CH2 इसको हम जो है बेंजाइल कहते हैं। ये फिनाइल रिंग दिखाई है जो है C6H5 को जो है। अब ये क्या होगा कि ये जिसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन फिनाइल कार्बन और इस जो CH2 कार्बन है इन दोनों बॉन्ड के ऊपर माइग्रेट हो गया। अब ये क्या होगा, ये जो नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड जो है इधर माइग्रेट हो जाएगा, जिससे इस कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से ये इधर आ जाएगा और ये जो है इधर आ जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फाइनली ये इधर आएगा और ये जो है ऊपर आ जाएगा। यानी जो ओरिजिनल बेंजाइल यानी पहला और चौथा दोनों जो है सेम संरचनाएं हैं जो है, तो हमारे पुरानी सेम संरचना प्राप्त होगी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 यानी 4 अनुनादी संरचनाएं हमें प्राप्त होती हैं एक फिनाइल रिंग के कारण से। इसलिए ये जो है एलाइल के मुकाबले ज़्यादा स्थायी होता है। यदि हम इसका स्थायित्व का क्रम देखें, स्थायित्व का क्रम देखें तो क्या होगा, जो बेंजाइल है वो सबसे ज़्यादा स्थायी है होगा, जो बेंजाइल है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, फिर एलाइल, फिर मिथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, फिर इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, और फिर उसके बाद में सबसे अस्थायी होगा इसमें टर्शरी ब्यूटाइल जो है कार्बोकैटाइन सबसे कम स्थायी होगा। अब इसी में जो है हम लेते हैं मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। जो है ऐसी कार्बनिक स्पीसीज जिसमें अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हों वह मुक्त मूलक कहलाती है। ये किससे प्राप्त होते हैं, होमोलिटिक फिशन, यानी किसी दो परमाणुओं के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड हो और उसमें समांश विखंडन हो तो जिसके फलस्वरूप जो है क्या होता है कि हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जो अब हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स में जो है जो कार्बन परमाणु होता है वो sp2 संकृत होता है। कैसा होता है जो है, sp2 संकृत होता है जो है। और
इसकी जो संरचना होती है वो समतलीय त्रिकोणीय है। ये संरचना कुछ इस प्रकार से होती है जो है, यानी जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये रहते हैं। और एक जो पीजेड कक्षक होता है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है मुक्त। ये हमारे जो है फ्री रेडिकल की या मुक्त मूलक की अणुकक्षक संरचना कहलाती है। यानी जो शेष बचा हुआ पी कक्षक असंकृत होता है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो है। अतः मुक्त मूलक की आकृति कैसी होती है? प्लेनर ट्राइएंगुलर आकृति होती है जो है। अब मुक्त मूलक कितने प्रकार के होते हैं? मुक्त मूलक 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी जो है जिसमें 1 डिग्री कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स हो, इसमें मिथाइल और इथाइल आते हैं जो है। दूसरा है जो है सेकेंडरी, जिसमें सेकेंडरी कार्बन पर जो है फ्री रेडिकल हो। तीसरा है 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन के ऊपर जो है हमारा फ्री रेडिकल जो है उपस्थित हो, तो वो हमारा तृतीयक या 3 डिग्री मुक्त मूलक कहलाता है। अब हम लेते हैं जो है मुक्त मूलक का स्थायित्व, यानी इसको हम 2 प्रकार से जो है समझा सकते हैं। एक तो अतिसंयुग्मन प्रभाव से और दूसरा पी पाई संयुग्मन, यानी पी पाई कंजुगेशन के द्वारा जो है इसको समझा सकते हैं जो है। सबसे पहले हम लेते हैं जो है अतिसंयुग्मन। हमने पहले भी बताया था, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं जो है। अतिसंयुग्मन के द्वारा क्या होता है कि जो है जो मुक्त मूलक के जो पीजेड कक्षक में उपस्थित असंयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो अल्फा CH बंधों के संख्या मुक्त मूलक के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। यानी जितने ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बंध होंगे, उतने ही अधिक अतिसंयुग्मन संरचनाएं बनेंगी और मूलक उतना ही अधिक स्थायी हो जाएगा। किस तरीके से? यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है जो है कि जैसे टर्शरी ब्यूटाइल है, तो टर्शरी ब्यूटाइल्स में जो है कितने 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन बंध हैं जो है। तो इसके कारण से इसकी कितनी संरचना हो जाएंगी? 9 और 1 10 संरचना हो जाएंगी जो है। इस तरीके से जो है जो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइंस वो मुक्त मूलक है जो है, आइसोप्रोपाइल मुक्त मूलक, उसमें जो है 2 एक मिथाइल, ये एक मिथाइल में कितने होते हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो 2 में कितने हो जाएंगे? 6, 3 में 9 और 1 है, इसमें कितने रहेंगे? 3। तो 3 + 1 यानी इसकी 4 संरचनाएं होंगी जो है। और इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन बंध है, इसके कारण से इसकी जो है कोई अतिरिक्त संरचना नहीं होगी। तो अब हम यदि इसका स्थायित्व देखें तो जिसमें जितनी ज़्यादा संरचनाएं होंगी वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। अर्थात जो टर्शरी ब्यूटाइल मुक्त मूलक है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी जो है उससे कम और सबसे कम होगा मिथाइल ग्रुप। उसी क्रम में हमने इसको दर्शाया है। अब दूसरा प्रकार का है जो है अतिसंयुग्मन। दूसरा वाला हमने बताया था पी पाई अतिसंयुग्मन जो है वो क्या होता है? ये जब किसी मुक्त मूलक के एडजेसेंट कार्बन पर डबल बॉन्ड स्थित होता है तो वो जो है पी पाई अतिसंयुग्मन करते हैं। यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो पी इलेक्ट्रॉन्स में जो पी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित था जो मुक्त मूलक में, वो इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ अतिसंयुग्मन करता है। तो इसलिए इसके कारण इसको पी पाई कंजुगेशन या अतिसंयुग्मन कहते हैं। तो जो एलाइल मुक्त मूलक था उसमें क्या होता है कि CH2 ये होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि किसमें पी कक्षक में उपस्थित था उसके नेबरिंग में क्या है? डबल बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड है। तो वो अपना
इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर से ले लिया हमने और एक इधर से दे दिया, तो यहाँ के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड्स आ जाएगा। और ये जो है इलेक्ट्रॉन जो पाई का था वो एक इस कार्बन पर चला गया। तो इस तरीके से ये एक अन्य संरचना जो है हमारी ये बन जाएगी। तो ये पी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर और पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है कंजुगेशन हो गया, इसलिए इस कारण इसको क्या कहते हैं, पी पाई कंजुगेशन कहते हैं। इसी तरीके से जो है हमारा बेंजाइल ग्रुप है। बेंजाइल ग्रुप में क्या होगा कि जो CH2 है उसमें जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसके नेबरिंग में जो है फिनाइल रिंग है, उस फिनाइल में जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो पाई इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन पर एक इस कार्बन पर, और ये जो पाई जो पी कक्षक में उपस्थित था वो जो है यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड्स बन जाएगा। इस तरीके से ये जो है इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होता रहेगा ये इधर। तो इस तरीके से विभिन्न जो है अनुनादी संरचनाएं जो है बनेंगी, जिसके कारण से जो है इसमें पी पाई कंजुगेशन हो रहा है, जिससे हमारी विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, जिसके कारण से जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी उतना ही ज़्यादा जो मूलक है वो स्थायी होगा। तो यहाँ हम लेते हैं कि जो ट्राइफिनाइल मिथाइल, इसको क्या कहते हैं मूलक को, जो है ट्राइफिनाइल मिथाइल मुक्त मूलक, ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगा क्योंकि इसमें 3 फिनाइल रिंग है और एक फिनाइल से हमने देखा कितनी 3 अतिरिक्त संरचनाएं जो है प्राप्त होती हैं जो है। तो इससे कितनी होंगी, 3 तिया 9 प्लस एक इसकी खुद की है तो 10 संरचनाएं होंगी। और इसी तरीके से डाईफिनाइल मिथाइल जो है उसमें कितनी होंगी, 3 और 3 6 और एक 7 संरचनाएं होंगी। और बेंजाइल मूलक में कितनी होंगी, 3 + 1 यानी 4 होंगी जो है, इसमें 2 होंगी जो है। लेकिन संरचना तो इसमें भी जो है 3 + 1 4 संरचना, 3 3 9 और 1 10 संरचनाएं बनेंगी। लेकिन जो फिनाइल रिंग है वो ज़्यादा स्थायी होता है जो है एज कम्पेयर टू जिसके कारण से जो है। तो टर्शरी ब्यूटाइल, फिर आइसोप्रोपाइल और फिर इथाइल और फिर मिथाइल। तो ये जो है फ्री रेडिकल के स्थायित्व का क्या है, घटता हुआ क्रम जो है दर्शाया गया है। तो इस तरीके से ये जो है आज हमने विभिन्न 1-2 चीज़ें पढ़ी। एक तो क्या पढ़ा जो है हमने, कार्बोनाइंस क्या होते हैं, और दूसरा जो है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल को जो है की संरचना और उसके स्थायित्व को हमने 2 चीज़ों से पढ़ा जो है, किससे, एक तो जो है अतिसंयुग्मन प्रभाव के द्वारा, और दूसरा पी पाई कंजुगेशन के द्वारा, यानी पी पाई संयुग्मन के द्वारा इसको हमने स्थायित्व के बारे में पढ़ा। जो पी पाई है वो किसमें, एलाइल और बेंजाइल समूह में काम में आता है जो है, यानी उसके स्थायित्व को हम जो है इसमें समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि जो लेक्चर था वो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था, और यदि आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपके काफ़ी काम में आएगा जो है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं जो है, लाइक कर सकते हैं जो है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, धन्यवाद।